तो भैया सब जनन को राम राम। और आज हम आए हैं क्लास दूसरी लेके। तो कल हमने क्लास पहली पॉलिटी की करी थी और उसके बारे में हमने समझो तो कि भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं वे कौन कौन देश से हमने कौन कौन से कानून लाए, तो ऊपर हम चर्चा कल कर चुके हैं। और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास दूसरी की। तो आज हम दूसरी क्लास में बात कर रहे हैं काय की, तो ई में हम बात कर रहे हैं आज भारत के संविधान के उद्देश्य का, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना आपके सामने आ चुकी है और सबसे पहले इसको सब पढ़े ले रहे हैं अपन कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो एक बात की क्वेश्चन में आंसर पूछा जाता है कि किस किस न्याय की बात उद्देश्य में की गई है। तो हम बात कर रहे हैं तो उद्देश्य में जो है तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की बात कितनी करी गई, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करी गई है। इसके बाद बात करते हम तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर समानता का जो समानता की बात करें तो समानता काय की करी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करी गई है काय में, हमारी प्रस्तावना में। तो प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो आप सब जनन ने उद्देश्य को पढ़ला हुई है। तो ई के बाद हम बात करते हैं आगे प्रस्तावना में। ठीक है, तो ई के बाद हम बात करते हैं तो देखने ले रहे हैं हम इसके बाद प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जो हमारा संविधान है तो संविधान की बात करते हैं हम। ठीक है, फिर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं। तो इनमें हमारे संविधान में अनुसूची कितनी है, 8। कितनी अनुसूची हैं, 8 हती जब बनू तो, लेकिन अब कितनी है वर्तमान में, अगर तो वर्तमान में बात करी जाए तो अनुसूची कितनी है, 12। कितनी अनुसूची हैं, 12। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी हती और अब कितनी है जो आप सबको समझ में आ गई हुई है। और थोड़ी सी हम सेटिंग चेंज कर लें की। तो अनुसूची जब हमारा संविधान बनो तो उस टाइम पे कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। अगर भाग की बात करें तो संविधान में जब बनो तो 22 भाग थे और अब कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। तो गिनती में 25 हैं लेकिन संख्या में कितनी हैं, 22 आज भी हैं। जैसे कि बात करें भाग 4, तो एक तो भाग 4 है और एक भाग 4A है। तो ऐसे ही भाग 9, तो भाग 9A और भाग 9B। तो ऐसे अगर संख्या में गिनो तो 25 हैं वर्तमान में, लेकिन वैसे 22 ही है। इसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यह भारतीय संविधान को संदर्भित करने वाला क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, और संविधान की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताविका को संविधान सभा में पेश किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और यही को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लो और संविधान निर्माण के बाद यही प्रस्तावना बन गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई हुई है। और अब बात हम करते हैं आगे की। तो आगे हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद। तो कुछ केस हुए हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो सबसे पहला जो केस है वो है एनरी बेरूबारू केस 1960। कौन सा, एनरी बेरूबारी केस 1960। तो इनमें क्या कही गई थी, तो
प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है। तो जो हेनरी बेरूबारी केस 1960 हुआ था, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग नहीं माना। इसे क्या माना? संविधान को समझने की कुंजी। तो इस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान को समझने की सिर्फ कुंजी है, इसका मूल भाग नहीं है। इसके बाद अगला केस आओ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। तो केस में क्या करेगी? तो संविधान की मूल आत्मा है, क्या प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, परंतु मूल भाग नहीं है। तो आपको एक तो मूल आत्मा और एक मूल भाग, तो अगर मूल आत्मा और मूल भाग में अगर आपको अंतर समझावे हम, तो अगर मूल आत्मा है तो हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर संविधान का मूल भाग है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब वाद हुआ था, तो उसमें संविधान की मूल आत्मा तो मान लिया प्रस्तावना को, लेकिन मूल भाग नहीं माना। इसके बाद जो अगला केस आता है वो आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। तो इस केस में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा भी है और मूल अंग भी है। जो प्रस्तावना है तो वह संविधान का भाग भी है और संविधान की आत्मा भी है। तो इस प्रकार इस केस के बाद, इस बात के बाद प्रस्तावनाओं में परिवर्तन संभव है, परंतु ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है जो इसके मूल भाव को बदले। यानी हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे जिसका उसका पूरा मूल भाव बदल जाए। मैं कर सकते हैं परिवर्तन, तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते कि जिसको पूरा मूल भाव बदल जाए। ठीक है, तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई हुई है। तो इसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो अगर आगे बात करें तो जो प्रमुख शब्द आपने देखे हुए कछु प्रस्तावना में, कि जैसे एक तो प्रभुत्व संपन्न, तो आपके दिमाग में चल रहा हो कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो इसको मतलब होता है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक व बाह्य दोनों मामलों में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामले और जो बाह्य दोनों मामले का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो क्या है? प्रभुत्व संपन्न देश है। तो हमारा देश कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है। ये बात एक समाजवादी शब्द आपने देखो प्रस्तावना में, तो जहां सबके हित की बात हो वो क्या है? समाजवादी। इसके बाद आपने पंथ निरपेक्ष देखो, तो पंथ निरपेक्ष का है जिस देश का अपना कोई धर्म, वंश, वर्ग, जाति आदि ना हो। एक तो आपने पढ़ो ही है पंथ निरपेक्ष का, पढ़ो पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना में क्या है? पंथ निरपेक्ष। और एक आपने पढ़ो हुई है धर्मनिरपेक्ष। तो अगर बात करें में अंतर का है, तो पंथ निरपेक्ष में जिस सब कछु आ जात, जिस देश का कोई अपना धर्म, वंश, वर्ग, जाति आदि ना हो, तो वो क्या? पंथ निरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो जिस देश का कोई धर्म ना हो, तो वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना। तो अपना भारत देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, ना तो कोनो धर्म है, ना कोनो वर्ग है, ना जाति है अपने भारत देश की कोनो विशेष। ठीक है। इसके बाद अगला अपने देखो ये अखंडता, प्रस्तावना में अपने देखो अखंडता। तो अखंडता का मतलब क्या है? जिसके और टुकड़े ना हो, यानी हमारा भारत देश अब अखंड है, अब इसके कभी कोई टुकड़े नहीं होंगे, भविष्य में ही को कोई टुकड़ा नहीं हुज्जे, ऐसा ही रहे। इसके बाद अगली बात करते हैं तो लोकतंत्रात्मक, तो जहां अपने नेता को लोगों द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुना जाए उसे हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। एक आपने पढ़ो गणराज्य। गणराज्य का मतलब कहाँ है? जहां शासन वंशानुगत ना हो, यानी राजा का बेटा राजा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? गणराज्य है। यहाँ जनता के द्वारा ही राजा चुना जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं हम यही में आगे, तो थोड़े कछु फैक्ट और रह गए। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? जो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल रहा हो, प्रस्तावना में तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो इनमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। के अनुसार कौन कौन से जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी को हमने मतलब आपको बता ही दो, ये क्या होते हैं? जो सबके हित की बात हो। पंथ निरपेक्ष का मतलब जिस देश की कोई जाति, धर्म, वर्ग आदि ना हो। अखंडता का मतलब जिसके टुकड़े ना हो।
इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में मिल सकता है। तो किसने कहा? एक तो है एम हिदायतुल्लाह, ठाकुर भार्गवदास और गोलकनाथ। इन तीनों ने क्या किया? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो आप सब जनों को यह वीडियो अच्छी लगी हुई है और आज प्रस्तावना के बारे में जो भी फैक्ट आती हुई हमने आप सबको बता दिए हैं और आगे अपनी क्लास कल भी हुई है। तो कल अपना सब संविधान शुरू कर दें भारत को। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, तो जय सीताराम, जय जय राम।